तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश और हम इस चैप्टर के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और इस अंतिम दौर के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश जाट वंश के विषय में। इसी के साथ ये जो राजस्थान के राजवंश का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जाट वंश की अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा 15वीं शताब्दी के विषय में डिस्कस करना पड़ेगा। ये वो टाइम था जब दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और ऐसे समय के अंदर ही क्या हुआ कि कुछ कबीले, जाटों के कई कबीले जो रहा करते थे पंजाब और हरियाणा के अंदर, वो जो है उस इलाके को छोड़ करके ब्रज की ओर आते हैं दोस्तों। ब्रज की ओर आते हैं और 17वीं शताब्दी तक आते आते ये आगरा, मथुरा, मेरठ और चंबल नदी के पार गोहद नामक स्थान तक ये अपना अधिकार कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के बस जाते हैं दोस्तों। और जाटों के द्वारा इस भूभाग पर अधिकार करने के कारण ही इस स्थान को जो है जटवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे ये कहाँ से आए थे, पंजाब और हरियाणा से इधर आते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अधिकार इनका होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे सबसे प्रमुख इनकी जो रियासत थी वो थी भरतपुर। तो भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में जाट वंश का शासन हुआ करता था। तो पहले हम बात कर लेते हैं भरतपुर की कुछ इम्पोर्टेंट। तो भरतपुर जो है इसकी स्थापना हुई थी दशरथ का जो बेटा भरत था उसी के नाम पर की गई थी दोस्तों। तो भरतपुर के रियासत के जो राजा हुआ करते थे और जो उनके वंशज थे वो भरत के भाई लक्ष्मण के कुल देवता के रूप में पूजा किया करते थे दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक भरतपुर की तो 1733 के अंदर सूरजमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये जो भरतपुर या लोहागढ़ का दुर्ग है वो उसी के द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़े हम तो देखिएगा आधुनिक भरतपुर की स्थापना 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा लोहागढ़ या भरतपुर दुर्ग की स्थापना के साथ ही मानी जाती है। तो यहाँ हम एक और व्यक्ति के विषय में बात कर लेते हैं पहले, जिसका नाम है गोकुला। अब देखिएगा गोकुला कौन था, तो गोकुला तिलपत नाम का एक गांव था। कौन सा? तिलपत नाम का एक गांव था और ये तिलपत कहाँ था? मथुरा में था दोस्तों। मथुरा क्षेत्र का ये एक गांव हुआ करता था और गोकुला यहाँ का जमींदार हुआ करता था। तो गोकुला जो है औरंगजेब के अत्याचारों से परेशान होता है और परेशान होकर के वो महावन नामक स्थान पर आ जाता है और यहाँ पर वो जाटों को इकट्ठा करता है और मुगलों के विरुद्ध खड़ा करने का कार्य करता है। अब औरंगजेब इस बात से परेशान होता है और जाटों को दबाने के लिए आक्रमण करता है। तिलपत का युद्ध होता है दोस्तों। कौन सा युद्ध होता है? तिलपत का युद्ध। तो तिलपत के युद्ध के अंदर मुगल फौजदार होते हैं हसन अली खां। क्या नाम है दोस्तों? हसन अली खां। हसन अली खां जो है वो गोकुला को बंदी बना लेता है और उस पर जबरदस्ती ये दबाव डालता है कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। लेकिन जो गोकुला है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता है। तो आगरा की कोतवाली के आगे ही ये कहा जाता है कि उसके एक एक अंग को काट करके फेंकवा दिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था इस वंश का। इसके बाद में जो हमारा मुख्य नाम आता है दोस्तों वो नाम आता है भज्जा का। तो ये किस लिए है? क्योंकि राजस्थान में अगर हम ये कहें जाट शक्ति की उदय करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो भज्जा नामक जाट को ही जाता है दोस्तों। ये कहाँ के थे? तो भरतपुर के निकट सिनसिनी गांव के ये जमींदार हुआ करते थे। भज्जा जो है उस समय रहा करते थे थून के किले में। कहाँ रहते थे दोस्तों? थून के किले में रहा करते थे। और भज्जा जो है अपने रिश्तेदारों की सहायता से सेना को गठित कर रहा था और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा था। तो इसी बात से जो है औरंगजेब और परेशान होता है और उसका दमन करने के लिए एक सेना भेजता है और इसी हमले के अंदर जो है उसका पुत्र जो जिसका नाम भाव सिंह था और भज्जा जो है वो दोनों की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने दमन हेतु एक सेना भेजी जिससे संघर्ष में भज्जा और उसका पुत्र भाव सिंह है जो दोनों ही मारे जाते हैं दोस्तों। और इन्हीं के समय के अंदर देखिएगा दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में भी यहाँ पर दमन करने के लिए जो है भेजा गया था सेना को। और ये जो था शाहजहां के शासनकाल में इन पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए दोस्तों, जैसे कि घोड़ी पर सवारी करना, बंदूक रखना, दुर्ग बनाने, इन सभी पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाए गए थे दोस्तों।
इसके बाद में जो इनके एक प्रतापी शासक आते हैं जाट वंश के, जिसका नाम है राजा राम। 1685 से 88 तक का इनका टाइम है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जो बज्जा था, इस बज्जा के 7 पुत्र हुआ करते थे। 7 पुत्रों में जिनका नाम आता है राजा राम, प्रताप सिंह, इसके अलावा बाव सिंह, सूपा। बाव सिंह का हमने पढ़ा भी था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। सूपा, मेडू, गुमान और एक हुआ करता था चूड़ामन, ये जो इम्पोर्टेंट नाम है। तो राजा राम जो है वो बज्जा का सबसे बड़ा बेटा था, तो इसलिए राजा राम ही जो है शासक बनता है, और ये भी अपने पिता के समान ही काफ़ी ज़्यादा बहादुर व्यक्ति हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा इनके बारे में जो कथन आता है कि राजा राम ने मार्च 1688 के अंदर सिकंदरा, जो कि आगरा में स्थित है, सिकंदरा कहाँ है दोस्तों, आगरा में है, वहाँ पर स्थित अकबर की कब्र को खोदा और खोद करके अकबर की हड्डियों को निकाला और जला दिया, और वहाँ से सोने चांदी के बर्तन और जो भी गलीचे, जो भी सामान मिला उसे लूट करके अपने पास में ले आते हैं। से जो औरंगजेब है वो नाराज हो जाता है, और आमेर के नरेश राम सिंह जो है उसको दबाने के लिए भेजता है राजा राम को दबाने के लिए भेजता है, लेकिन राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए उसका जो बेटा है, जिसका नाम था बिशन सिंह, क्या नाम था दोस्तों, बिशन सिंह है, उसे भेजा जाता है। और साथ ही साथ औरंगजेब का पौत्र है बिदर बख्श, ये भी साथ में आता है, और जो मिलकर के उसी क्षेत्र के अंदर राजा राम को मार देते हैं, और उसका कटा हुआ सिर औरंगजेब के पास में लेकर के आते हैं, और ये कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो राजा राम के कटे सिर के साथ आगरा में बहुत बड़ा उत्सव भी मनाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये कितने प्रभावशाली नेता थे, कितने प्रभावशाली शासक थे उस समय के। तो उसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है चूड़ामन। 1688 से 1722 तक का इनका टाइम माना जाता है दोस्तों। तो राजा राम की मृत्यु के बाद में चूड़ामन जो है वो शासक बनता है। तो यहाँ इसके अंदर और कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो यही बात है कि चूड़ामन को जाट साम्राज्य का संस्थापक स्वीकार किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जाट साम्राज्य का संस्थापक, बाकी जैसे प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से हमें करना है, तो जाट साम्राज्य का संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। और चूड़ामन ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, थून बनाई थी दोस्तों। और जो पुराना किला था थून का, उसी के स्थान पर एक नया और एक मजबूत किला खड़ा करने का कार्य भी किया था। देखिए जहांदर शाह की मृत्यु हो जाती है, और जहांदर शाह के बाद में फर्रुखशियार जब गद्दी पर बैठता है तो वो चूड़ामन को एक उपाधि भी देता है, राव बहादुर खान की उपाधि देता है दोस्तों। अब देखिए चूड़ामन काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहादुर भी था, लेकिन उसने जो है विश्वासघात किया प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, यहाँ तक कि अपने कई साथियों और अपने भतीजे बदन सिंह को भी कैद में डाल दिया दोस्तों। इससे बहुत सारे जाट जो थे वो चूड़ामन से नाराज हो जाते हैं और बदन सिंह के साथ हो जाते हैं दोस्तों। तो चूड़ामन के बेटे तो उससे भी ज़्यादा धूर्त निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, चूड़ामन के 2 पुत्र, जिसमें से मोखम सिंह और एक तो था मोखम सिंह और एक था जूलकरण, दोनों के मध्य जमीन जायदाद के प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है दोस्तों। और इसी चक्कर के अंदर मोखम सिंह तो चूड़ामन का अपमान तक कर देता है, और इसी ग्रह कलह के चक्कर में आकर के चूड़ामन जो है वो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार से जो चूड़ामन का चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। ग्रह कलह के अंदर ही, इतना बड़ा शासक होने के बाद में ग्रह कलह के अंदर ही उसे आत्महत्या करनी पड़ती है जहर खा करके। तो इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है मोखम सिंह। चूड़ामन के बाद में यही जाटों का नेता बनता है। और अब देखिए जो उसने बदन सिंह को खोह नामक स्थान पर कैद कर रखा था, पहले हमने पढ़ा भी था, खोह नामक स्थान पर जो बदन सिंह है वो कैद कर लिया था, लेकिन गुरु थे इसके माखन दास बैरागी, उसके कहने पर ये बदन सिंह को मुक्त कर देता है, और बदन सिंह वहाँ से जो है वो सवाई जयसिंह के पास में चला जाता है। तो बदन सिंह मुक्त होकर के कहाँ गया दोस्तों, सवाई जयसिंह के पास में। अब जयसिंह जो है वो मुगल बादशाह के कहने पर थून के किले को जाकर के घेर लेता है उससे युद्ध करने के लिए, और बदन सिंह की सहायता से ही जयसिंह जो है वो थून पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से मोखम सिंह और जूलकर्ण जो इसके बेटे थे, मोखम सिंह और जूलकर्ण जो चूड़ामन के बेटे थे, वो दोनों यहाँ से भागकर जोधपुर के महाराजा की शरण में चले जाते हैं। कहाँ चले गए दोस्तों, जोधपुर के महाराजा की शरण में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो बदन सिंह है वो वापस स्टेब्लिश हो जाता है। तो बदन सिंह का जो टाइम है वो 1722 से 1756 तक का माना जाता है।
थून के किले को इसने जीता, इसीलिए 23 नवंबर 1722 को इसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। सरदारी पाग यानी पगड़ी बांध करके राजाओं के समान तिलक लगा करके चूड़ामन को उत्तराधिकारी नामजद किया जाता है और उसे ब्रजराज की उपाधि दी जाती है और साथ ही साथ डींग की जागीर है वो भी दे दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से भरतपुर नामक नवीन रियासत का गठन जो है वो इसके द्वारा किया जाता है 1722 के अंदर। तो इसे के द्वारा जो है डींग के किले का और जल महलों के निर्माण को शुरू भी करवाया जाता है। और इसमें ये प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न, कि जाट वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा बदन सिंह। बदन सिंह जो है उसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो जीवन के अंतिम दौर के अंदर इनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए भरतपुर का शासन सूरजमल को सौंप देते हैं और सहार नामक स्थान पर चले जाते हैं। और यहीं जो है 7 जून 1756 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं सूरजमल के विषय में। तो सूरजमल जो है 1756 में वास्तविक रूप से भरतपुर का शासक बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सूरजमल की राजनीतिक स्थिरता, जो इनकी इंपॉर्टेंस थी, जो इनका स्तर था, लेवल था, उनकी बुद्धि थी, स्पष्ट दृष्टि थी, इसी के कारण इन्हें जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून यानी जाटों का अफलातून भी इनको कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी हमें याद रखना है, ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है। 25 दिसंबर 1763 को सूरजमल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कब हुई? 25 दिसंबर 1763 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें एक घटना भी आती है 12 जून की, अगर अपनी बात करें 1761 की, तो सूरजमल आगरा पर अधिकार करता है, उसे लूटता है और आगरा को लूटकर जब है गाजियाबाद से होते हुए हिंडन नदी से गुजर रहा था, तो उसी समय वहाँ पर छुपे हुए कुछ अफगान सैनिक थे, वो उस पर हमला कर देते हैं दोस्तों। अफगान सैनिक सैयद मोहम्मद खान बलूच का नाम आता है। सैयद मोहम्मद खान बलूच जो है, ये कहा जाता है कि इसके द्वारा जो है सूरजमल की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से 25 दिसंबर 1763 को जाट वंश के वास्तविक संस्थापक सूरजमल की जो मृत्यु है वो हो जाती है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट शासक आते हैं हमारे जवाहर सिंह। 1763 से 69 तक का जो टाइम है इनका स्वीकार किया जाता है दोस्तों। देखिए, सूरजमल वैसे तो अपने बड़े पुत्र जिसका नाम जवाहर सिंह था उससे काफ़ी नाराज था, क्योंकि जवाहर सिंह ने 1756 में इसके विरुद्ध देखिए बगावत भी की थी दोस्तों। क्योंकि सूरजमल जो है वो जीते जी अपने छोटे पुत्र नाहर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और घोषित भी कर चुके थे दोस्तों। लेकिन सूरजमल की मृत्यु होते ही जाट सरदार जो है वो नाहर सिंह के स्थान पर सूरजमल को ही गद्दी पर बैठाते हैं। अब ये जो कार्य किया गया था, ये किया गया था रानी किशोरी के कहने पर। जाट सरदारों ने ही नाहर सिंह के जगह जवाहर सिंह को भरतपुर का राजा बनाया था, अन्यथा तो बनने वाला नहीं था। अब देखिए, सूरजमल की रानी किशोरी देवी के कहने पर ही जवाहर सिंह को अपने वो जो है राजा बनाया गया था। तो इसलिए वो कहती है कि मेरे पति को मारने वाले अफगानों से तुम्हें बदला लेना है, और अफगानों से बदला लेने के लिए वो उसे भेजती है दिल्ली। तो दिल्ली भेजती है, तो जो जवाहर सिंह है वो दिल्ली जाकर के खूब आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता भी है, और वहाँ से जो लाल किले के अष्ट धातु के किवाड़ हैं वो भी अपने साथ में लेकर के आता है। तो ये भरतपुर के किले में अब भी लगे हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ वो एक काले संगमरमर का सिंहासन होता है वहाँ पर, वो भी ले आता है, जो अब भी डींग के महलों में रखा हुआ है। और इसी विजय की स्मृति के अंदर एक देखिए विजय स्तंभ के रूप में जवाहर बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया है। जवाहर बुर्ज कहाँ है दोस्तों? भरतपुर किले में ही है, जिसका निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है, जवाहर सिंह के द्वारा ही कहा जाता है कि विदेशी लड़ाके थे इसमें, और एक पेशेवर जो सेना है वो इसके द्वारा तैयार करवाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती से इसी के एक सैनिक के द्वारा 1769 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये कहा जाता है कि जैसे ही जवाहर सिंह की मृत्यु होती है तो जाट सल्तनत का विघटन भी इसके बाद में शुरू हो जाता है। इसके बाद में एक और प्रतापी शासक आते हैं रणजीत सिंह। 1777 से 1803 का टाइम इनका माना जाता है। 1777 के अंदर जो है ये रणजीत सिंह शासक बनता है। तो ऐसे समय के अंदर 1803 के अंदर यशवंत राय होलकर जो है वो भरतपुर दुर्ग में शरण लेता है। भरतपुर दुर्ग में शरण लेता है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए इस होलकर को गिरफ्तार करने के लिए इस होलकर को गिरफ्तार करने के लिए 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना आती है और लोहागढ़ दुर्ग को घेर लेती है।
वो उस पर खूब आक्रमण करती है, लेकिन भरतपुर दुर्ग जो है वो अडिग रहता है, उसको जीत नहीं पाता है दोस्तों। और अंततः जो है उन्हें संधि करनी पड़ती है, और वो संधि होती है 29 सितंबर 1803 को ये संधि होती है दोस्तों। तो दोस्तों रणजीत सिंह ही ऐसे राजस्थान के पहले शासक माने जाते हैं, और भरतपुर राजस्थान की पहली ऐसी रियासत मानी जाती है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाने का कार्य करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के जाट वंश, और इस प्रकार से हमने राजस्थान के सभी राजवंशों का बड़े अच्छे से अध्ययन कर लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास का जो पोर्शन है वो अपना बिल्कुल पूरे तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक शेष है, एक दो टॉपिक मुझे जैसे राजस्थानी साहित्य है वो ध्यान में है, इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है कि बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर टेलीग्राम पर कह सकते हैं। हम उसे जल्दी ही 1-2 दिनों में ही हम सारा सिलेबस जो है वो समेट लेंगे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसकी आपकी डिमांड रहती है, हम उसको शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और मेरा विचार तो यही है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम पहले जो है यूनिट वाइज टॉपिक को शुरू करते हैं। यूनिट वाइज 13 यूनिट हैं, 13 यूनिट के टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में मेजर टेस्ट की अपनी बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है, कुछ सीखा है आपने, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।